हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ड्रिल मास्टर। आज हम इस वीडियो में अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रीगेट। आप जानते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से हम दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, यानी कि सीमेंट और लाइम के बारे में। लेकिन आज हम एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट्स। सो एग्रीगेट्स चैप्टर में हम वन बाय वन जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो ये रहे आपके सामने। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रीगेट होते क्या हैं, एग्रीगेट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, और एग्रीगेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, और अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या होता है। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट्स को जब हम यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए तो उनकी क्वालिटी कैसे टेस्ट की जाती है। सो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट। और उसके बाद सब कुछ पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप लोग की रिवीजन भी अच्छे ढंग से हो जाए और कॉन्फिडेंस आने लगे इस चैप्टर से कि हाँ, हमको ये चैप्टर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एग्रीगेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रीगेट होते क्या हैं। आप जानते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए हमको जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई मटेरियल चाहिए होता है तो वो होते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, फाइन एग्रीगेट एंड द कोर्स एग्रीगेट। वैसे तो हम एग्रीगेट्स को डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं, बट इन जनरल एग्रीगेट्स दो ही प्रकार के होते हैं, वो है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ये फाइन और कोर्स एग्रीगेट जब हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो लगभग 70 to 80% या 60 to 80% जो वॉल्यूम है कंक्रीट का वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट्स की वजह से होता है, और 70 to 85% ऑफ वेट ऑफ द कंक्रीट इज़ ड्यू टू एग्रीगेट्स ओनली। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमको एग्रीगेट्स का यूज़ करना पड़ता है कंक्रीट बनाने के लिए। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जब हम एग्रीगेट्स को कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता वाटर के साथ, या अगर इन्वायरमेंट में कोई मॉइस्चर अवेलेबल है तो उस मॉइस्चर के साथ ये एग्रीगेट्स रिएक्ट नहीं करते जैसे सीमेंट करता है। आप जानते हैं, हमने चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं सीमेंट और लाइम। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप सीमेंट को कुछ दिनों के लिए खुले इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो वो सीमेंट सख्त हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाता है। आपने देखा होगा सीमेंट की बोरी जो हम शॉप से लेकर आते हैं, तो कई बार अगर वो सीमेंट का बैग वैसे का वैसे ही रहने दें हम खुले में, तो वो सीमेंट का बैग सख्त हो जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज सीमेंट इज़ हिग्रोस्कोपिक इन नेचर। वो क्या करता है कि मॉइस्चर जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और सीमेंट और वाटर के रिएक्शन के बाद वो क्या कर देता है, रिएक्शन शो कर देता है और CSH जेल बना लेता है। और जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट और लाइम एक रिएक्शन शो करते हैं वाटर के साथ। लेकिन ऐसा कुछ रिएक्शन एग्रीगेट्स शो नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट्स आर इनर्ट इन नेचर। और शायद इसी वजह से जब हम कंक्रीट को यूज़ करते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए तो उनका साइज़ चेंज नहीं होता। उनके जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, मौसम में टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से
क्रैक्स नहीं आते, चेंजेस नहीं डेवलप होते उसकी डायमेंशन में। सो ये कारण है हमारा एग्रीगेट्स का यूज़ करने का इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि 60 to 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज़ ड्यू टू द एग्रीगेट्स एंड 70 to 80% ऑफ द वेट ऑफ कंक्रीट इज़ ड्यू टू द एग्रीगेट्स। एंड देन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एग्रीगेट्स आर कंसिडर्ड एज द इनर्ट फिलर, so it is a necessary component that defines the concrete's thermal and elastic properties and the dimensional stability। और ये आपको सबसे पहले मैं बता चुका था कि हम एग्रीगेट्स को जनरल वे में जब क्लासिफाई करते हैं तो वो 2 प्रकार का होता है, कोर्स एग्रीगेट एंड द फाइन एग्रीगेट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स। सो एग्रीगेट्स को हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन शेप एंड बेस्ड ऑन यूनिट वेट। सो बेस्ड ऑन द ओरिजिन, जियोलॉजिकल ओरिजिन जो होता है एग्रीगेट्स का, उसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के एग्रीगेट्स होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स एंड द आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। और साइज के अकॉर्डिंग कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड ऑल इन एग्रीगेट। बेसिकली ऑल इन एग्रीगेट वो एग्रीगेट्स होते हैं जिसमें फाइन एग्रीगेट्स भी हों और कोर्स एग्रीगेट्स भी हों। और बेस्ड ऑन शेप एग्रीगेट्स को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में, राउंड एग्रीगेट्स, इर्रेगुलर एग्रीगेट्स, एंगुलर एग्रीगेट्स एंड फ्लेकी एग्रीगेट्स। और फ्लेकी एग्रीगेट्स के अलावा हम एक और कैटेगरी को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, वो है इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। जनरली फ्लेकी एग्रीगेट्स को ही इलोंगेटेड एग्रीगेट्स बोला जाता है, जो कि फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। देन बेस्ड ऑन द यूनिट वेट एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, लाइट वेट एग्रीगेट एंड मीडियम वेट एग्रीगेट, और लास्ट है हैवी वेट एग्रीगेट। So this is the category in which we classify the aggregates। अब 1 by 1 सभी के सभी ब्रॉड कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन, 2 तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। नेचुरल एग्रीगेट्स आप सोच कर देखिए कहाँ कहाँ से हमको मिलेंगे। जनरली जो काफ़ी सालों से हमारी धरती पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मिट्टी है वो कलेक्ट होती रहती है, या नेचुरल फिनोमिना की वजह से जो चट्टानें बनती हैं, जो पत्थर बनते हैं, उन्हीं को हम नेचुरल एग्रीगेट्स बोलेंगे। यानी कि जो नेचुरली इन्वायरमेंट में अपने आप जो रॉक या पत्थर बनते हैं, उनको जब आप पीसेस में छोटा छोटा कर लेंगे तो उन एग्रीगेट्स को हम नेचुरल एग्रीगेट्स बोलेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि नदी के अंदर जो छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं उनको हम रिवर बेड से पाते हैं, तो उन एग्रीगेट्स को भी हम नेचुरल एग्रीगेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर रीड कर लेते हैं, दीज आर obtained by crushing of igneous, sedimentary or metamorphic rocks. Most widely used aggregates are from the igneous rocks. So basically बच्चों, in coming classes आगे हम चल के स्टोन चैप्टर पढ़ेंगे, तो स्टोन चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे कि इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या क्या होती हैं। तो वहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरल फिनोमिना की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि लावा निकलता है एक वोल्केनो से, तो वो जो लावा जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठंडा होता है, स्लोली कूल डाउन होता है, तो वही लावा या मैग्मा चट्टान बन जाता है या पत्थर की एक हार्ड स्ट्रक्चर
बन जाता है उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। और उन्हीं इग्नियस रॉक्स को जब आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं तो उनको बोला जाता है एग्रीगेट्स मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो नेचुरल एजेंट, जो नेचुरल डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि जो चट्टानें हैं हमारी धरती पे या जो मिट्टी है, वो जब धीरे धीरे नेचुरल एजेंट्स की वजह से, जैसे हवा, पानी या और किसी कारण की वजह से, जब वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर अकुमुलेट होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एक अपने स्टिकी नेचर की वजह से एक अलग प्रकार का रॉक फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि नदियों में जो पहाड़ों से सेडिमेंट्स धीरे धीरे पानी की वजह से बहाकर नीचे की तरफ कलेक्ट होते जाते हैं डाउनस्ट्रीम की तरफ, तो वही सेडिमेंट्स धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साल दर साल अकुमुलेट होते रहते हैं और एक साथ एक के ऊपर एक परत जमती जाती है और वो बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अपनी शेप चेंज कर दे। यानी कि अगर कोई इग्नियस रॉक बहुत ज़्यादा भारी, जैसे आप ये जानते हैं कि जब वोल्केनो से मैग्मा निकलता है तो उस मैग्मा के ऊपर सालों के बाद बहुत सारी मिट्टी आकर अकुमुलेट हो जाएगी। तो मिट्टी जब साल दर साल बहुत ज़्यादा अकुमुलेट होती रहेगी उस मैग्मा के ऊपर, तो उसके ऊपर भार आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर की वजह से वो इग्नियस रॉक्स अपना शेप चेंज कर लेती हैं, तो उनको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन सभी की सभी रॉक्स से जो फर्दर हम एग्रीगेट्स बनाते हैं उनको बोला जाता है नेचुरल एग्रीगेट्स। समझे? देन उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, एग्रीगेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स, सी बेड एक्सेट्रा आर ऑफन नॉट क्लीन इनफ, देयरफॉर रिक्वायर सीविंग एंड वॉशिंग। तो यहाँ पे ये आपको समझना चाहिए कि जनरली हम ऐसा सीधा नहीं कर सकते कि हम नदी से कोई बहुत सारा मलबा लेकर आए जिसमें कोर्स एग्रीगेट्स भी हैं और फाइन एग्रीगेट्स भी हैं, तो हम उसको डायरेक्टली कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी एक्चुअली डू प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो हमको उनको क्लासिफाई करना होता है कि उसको प्रॉपर वॉश करेंगे। जो सी बेड से हम मलबा कलेक्ट करते हैं एग्रीगेट्स का, उनको प्रॉपर वॉश करेंगे, रिक्वायर्ड शेप में डिसइंटीग्रेट करेंगे और फर्दर उनको यूज़ करेंगे जिस टाइप का कंक्रीट हमको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये है एग्जाम्पल एक आप मेटामॉर्फिक रॉक का। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो आप ब्रोकन ब्रिक्स देख रहे हैं, ये ब्रोकन ब्रिक्स आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक का भी एग्जाम्पल है। वेट अ सेकेंड। सो यस, ये है सेडिमेंट्री रॉक। आप देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि कभी इतनी परत किसी एक मिट्टी की अकुमुलेट हुई एक जगह पर, फिर कुछ सालों बाद कोई अलग कलर की मिट्टी धीरे धीरे अकुमुलेट होती गई लेयर बाय लेयर, तो उसी को सेडिमेंट, अलग अलग प्रकार के सेडिमेंट्स जब लेयर बाय लेयर अकुमुलेट होते हैं एक जगह पर, तो वो एक चट्टान बना देते हैं, रॉक फॉर्मेशन करते हैं
उसी को यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बोला जा रहा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोलॉजिकल ओरिजिन के बिहाफ पे, वो है आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स आप सोचें कि जो नेचुरली हमको नहीं मिलते तो हम उनको बोल देते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स, और उसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड सिंथेटिक एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिक मैसनरी करते हैं, तो बहुत सारी ईंट जो ईंटें हैं तो उनके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को भी हम एज अ एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द आर्टिफिशियल एग्रीगेट। और इनको जनरली हम यूज़ करते हैं डैम और फाउंडेशंस में, यानी कि मास कंक्रीटिंग में। हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब कंक्रीटिंग करनी हो, जब हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई कंक्रीट प्रोड्यूस करना हो, तब हम वहाँ पे उस प्रकार के कंक्रीट को बनाने के लिए जो एग्रीगेट का यूज़ करते हैं वो जनरली होंगे ब्रोकन ब्रिक्स। देन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता होगा? आप जानते हैं कि जब हम नेचुरली जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं या जो रॉक्स पाई जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन रॉक्स से या उन स्टोन से हम कलेक्ट करते हैं आयरन। आप जानते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरन ओर्स। तो उन आयरन ओर से हम एक्चुअली में आयरन कलेक्ट करते हैं और फिर उस आयरन से फर्दर हम स्टील बनाते हैं या एल्युमिनियम बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हम मेटल्स बनाते हैं, जस्ट कहाँ से? एक्सट्रैक्ट करके आयरन ओर से मेटल्स को। तो जब हम आयरन ओर से मेटल्स कलेक्ट करते हैं तो हम उन आयरन ओर को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो जब हाई टेम्परेचर पे उस उन रॉक्स को हीट किया जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारे स्लैग डेवलप होती है। स्लैग का मतलब ये है कि जैसे आप पानी को उबालते हैं तो उसमें बबल्स फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही जब हम मेटल को यानी कि मेटल को, किसी लोहे को गर्म करते हैं तो वो भी मोल्टन फोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोल्टन फोम में भी बहुत छोटे छोटे टाइनी बबल्स जनरेट होते हैं, और जब वो मोल्टन मेटल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो कुछ इस प्रकार की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर हमारे यूज़ करने लायक नहीं होती इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, जिसकी शेप इरेगुलर होती है। तो उसको हम एज अ वेस्ट मटेरियल मानते हैं। जो आयरन की फॉर्मेशन में जब हम लोहे को बनाते हैं वेस्ट आयरन ओर से, तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम एक्चुअली में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एज अ वेस्ट मटेरियल को हम फर्दर एग्रीगेट्स की तरह यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दैट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको हम एज अ एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये बहुत जानकर हैरानी होगी कि ये जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है ये बहुत स्ट्रोंग होता है, डेंस होता है, फायर को रेजिस्ट करने योग्य होता है। बिकॉज जब ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बनता है तो एक्चुअली में आयरन ओर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद ये स्लैग बनता है, तो इसको हम कहते हैं फायर रेजिस्टेंट, और ये कोरोसिव भी होता है नेचर में, यानी कि इस पे जंग नहीं लगता। देन उसके बाद सिंथेटिक एग्रीगेट्स। सिंथेटिक एग्रीगेट्स बच्चों वो एग्रीगेट्स होते हैं जिनको हमने अपने अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंक्रीट, यानी कि जिस प्रकार का कंक्रीट हमको चाहिए उस प्रकार की शेप में हमने उनको कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम लैब में, अपने कंक्रीट लैब में, जब आपने कॉलेज में लैब में टेस्ट किए होंगे
कंक्रीट के क्यूब्स या सीमेंट के क्यूब्स को आपने कास्ट किया होगा तो आफ्टर टेस्टिंग बहुत सारा मलबा कलेक्ट हो जाता है उन सैंपल्स का। तो उन सैंपल्स को हम एज अ एग्रीगेट यूज कर सकते हैं एंड दोज एग्रीगेट्स आर नोन एज द सिंथेटिक एग्रीगेट्स। सो उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि क्ले या शेल। और ये बहुत, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम क्ले से या शेल से, शेल एक्चुअली में लाइमस्टोन का एक आगे फर्दर डेरिवेटिव है, तो इनको जब हम यूज़ करते हुए एग्रीगेट्स बनाते हैं तो वो थर्मली प्रोसेस्ड होते हैं, यानी कि वो हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। देन आगे बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, वो है बेस्ड ऑन साइज। सो बेस्ड ऑन साइज देयर आर टू टाइप ऑफ एग्रीगेट्स। द फर्स्ट वन इज द कोर्स एग्रीगेट एंड द सेकेंड वन इज द फाइन एग्रीगेट। तो बच्चों आप लोगों को बस इतना समझना है कि जब हम बहुत सारे एग्रीगेट्स को लेकर आते हैं एक जगह से कलेक्ट करके, तो उनको हम फर्दर सीव एनालिसिस करते हैं उनका, यानी कि अलग अलग, यहाँ पे आप देखिएगा इस प्रकार की एक के ऊपर एक बहुत सारी सीव्स होती हैं। उन सीव्स में हम सारे के सारे एग्रीगेट्स को पास करते हैं, उनको शेक करते हैं। तो जो एग्रीगेट्स 4.75 mm सीव्स के ऊपर जितने भी एग्रीगेट्स इकट्ठे होंगे उन एग्रीगेट्स को बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट्स। जनरली कोर्स एग्रीगेट्स का जो मैक्सिमम साइज अलाउ किया जाता है कंक्रीट बनाने के लिए वो होता है 80 mm, लेकिन जनरली हम 20 mm साइज से बड़ा साइज एग्रीगेट्स का यूज़ ही नहीं करते रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा बड़ा साइज़ यूज़ करेंगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आप खुद सोचिए कि अगर कोई बड़ा साइज़ का एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, तो ये हो सकता है कि वो दीवार की थिकनेस से बड़ा हो जाए, यानी कि दीवार की थिकनेस से बाहर निकल रहा हो। तो उसके अलावा प्रॉपर मिक्सिंग करने में कंक्रीट को, जिसमें बहुत बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स का यूज़ किया गया है, तो उसमें मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम आती है। देन प्रॉपर हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है उस प्रकार के कंक्रीट को जिसके अंदर बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स का यूज़ किया गया है। इसीलिए हम जनरली 20 mm साइज से कम साइज़ के एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं एज अ कोर्स एग्रीगेट। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जनरली यहाँ पे हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीगेट्स रिटेन्ड ऑन 4.75 mm sieve आर कोर्स, दे आर obtained from natural disintegration or by artificial crushing of rocks. Maximum size of coarse aggregates can be 80 mm, but coarse aggregate more than 20 mm size is rarely used in RCC. Size of coarse aggregate used in RCC is governed by thickness of section, यानी कि दीवार की जो चौड़ाई होगी, दीवार की जो थिकनेस होगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आप कितने साइज का कोर्स एग्रीगेट यूज़ करोगे कंक्रीट बनाने में, या आप कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिइंफोर्समेंट के बीच में। जैसे लेट्स से कि ये एक दीवार है, लेट्स से कि दिस इज अ वॉल, तो ये थिकनेस है वॉल की। सो इस वॉल की जो ये थिकनेस है इसके अकॉर्डिंग, और जो इस वॉल में हम ये रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द रिइंफोर्समेंट दैट वी आर यूजिंग इन दिस वॉल। अब इस वॉल में जो हम रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इस रिइंफोर्समेंट के बीच की जो ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हम मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना यूज़ करेंगे। देन क्लियर कवर, आप जानते हैं क्लियर कवर क्या होता है। अगर ये एक पिलर है, इस पिलर में हमने ये रिइंफोर्समेंट यूज़ की है, तो दिस इज़ द क्लियर कवर, दिस इज़ द क्लियर कवर।
तो क्लियर कवर कितना हमने प्रोवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट हम कितना यूज़ करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए। देन मिक्सिंग के ऊपर, हैंडलिंग और प्लेसिंग मेथड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से साइज का एग्रीगेट यूज़ करेंगे। देन लास्ट पॉइंट है फॉर इकोनॉमी maximum size of coarse aggregate should be as large as possible but not more than 1/4 of the minimum thickness of the structural member। समझे? यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से दिस इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड दिस इज द थिकनेस, दिस इज द लेंथ ऑफ द this is the thickness, let's say this is the thickness, ये thickness है और ये width है। आप एक पिलर देख रहे हैं, एक पिलर है, मान लो कि ये पिलर है जिसके ऊपर एक आपकी वॉल सपोर्ट कर रही है, तो इस पिलर की थिकनेस है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसकी एक विड्थ है और एक थिकनेस है। तो इन विड्थ और थिकनेस में जो मिनिमम डायमेंशन होगी, लेट्स से कि b इज लेस देन t, तो b का जो 1/4 डायमेंशन होगा b/4 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का साइज व्हेन यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एग्रीगेट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। समझे? तो यानी कि आप जब विड्थ या थिकनेस किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर की यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो उसकी जो मिनिमम डायमेंशन होगी उस मिनिमम डायमेंशन का मिनिमम डायमेंशन बाय 4 से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो बच्चों फाइन एग्रीगेट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एग्रीगेट्स सीव में 4.75 mm सीव से पास कर जाते हैं और 1 mm की सीव या 0.25 mm की सीव पर रिटेन हो जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर एग्रीगेट्स को हम फाइन एग्रीगेट्स बोलते हैं। फर्दर फाइन एग्रीगेट्स की जो मिनिमम साइज हम अलाउ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए वो होता है 0.06 mm, और जनरली फाइन एग्रीगेट्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट वे में, जैसे कि फाइन एग्रीगेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, यानी कि फाइन सैंड, मीडियम सैंड और द कोर्स सैंड। तो फाइन, मीडियम और कोर्स सैंड के जो साइज़ हैं, जो उसकी लिमिट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। द रेंज ऑफ सैंड इज गिवन हेयर। 0.06 mm से 0.25 mm तक जो सैंड होगा उसको हम फाइन सैंड बोलेंगे, और मीडियम सैंड बोलेंगे 0.25 mm से 1 mm तक, और कोर्स सैंड बोलेंगे 1 mm से 4.75 mm तक। देन उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, fine aggregates are classified into 4 grading zones according to Indian Standard 383। यानी कि जब हम फाइन एग्रीगेट्स को पास करते हैं सीव से, तो वो डिफरेंट सीव्स पे कलेक्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मान लो कि हमने ये अलग अलग साइज़ की सीव्स का यूज़ किया है क्लासिफाई करने के लिए कि हमारे पास किस किस साइज़ की फाइन सैंड अवेलेबल है, यानी कि किस किस साइज़ की सैंड अवेलेबल है, यानी कि हम उनको फाइन सैंड बोलेंगे, कोर्स सैंड बोलेंगे या मीडियम कोर्स सैंड बोलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टिकल साइज को सैंड के। तो उसके लिए जो हम एक तरीका यूज़ करते हैं वो दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 383 में। उसके अकॉर्डिंग देखो हमने टोटल 4 ग्रेडिंग जोन में डिवाइड किया है सैंड को। यहाँ पे दिए गए हैं ग्रेडिंग जोन 1, ग्रेडिंग जोन 2, ग्रेडिंग जोन 3 एंड ग्रेडिंग जोन 4। तो इसको
ये जो आप सामने देख रहे हैं चार्ट, इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम सीव एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे हमारे इसी चैप्टर में। अब उसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो जोन 1 का ग्रेडिंग सैंड है उसको जनरली यूज़ किया जाता है कंक्रीटिंग वर्क के लिए, और जोन 2 से ग्रेडिंग जोन 4 तक जो सैंड आती है उसको यूज़ किया जाता है प्लास्टरिंग पर्पस के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एज अ नोट। अब दोस्तों इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो है बेस्ड ऑन शेप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बेस्ड ऑन शेप जनरली 4 प्रकार के एग्रीगेट्स होते हैं। नंबर 1 फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स, दूसरे राउंड एग्रीगेट्स, थर्ड इर्रेगुलर एग्रीगेट्स एंड द फोर्थ इज एंगुलर एग्रीगेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम सीव एनालिसिस करते हैं बहुत सारे एग्रीगेट्स का, तो उन एग्रीगेट्स को हम फ्लेकी या इलोंगेटेड बोलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। डेफिनेशन देखिएगा, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। एन एग्रीगेट इज टर्म्ड फ्लेकी when its least thickness is less than the 3/5 of its mean dimension। अब देखो मीन डायमेंशन क्या है, यहां पे देखिएगा कि हमने अलग अलग साइज की यहां पे सीव्स ली हैं। 63 माइक्रोन, 125 माइक्रोन, 250 माइक्रोन, 500 माइक्रोन एंड 2000 माइक्रोन। तो ये अलग अलग साइज की जो सीव साइजेस हैं, इन सभी का जब आप मीन फाइंड आउट करेंगे या एवरेज निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर साइज को आप बोलेंगे मीन डायमेंशन। तो मीन डायमेंशन से अगर मीन डायमेंशन का यहाँ पे मीन डायमेंशन का अगर आप 3/5 निकालते हैं, तो अगर 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से कम है किसका थिकनेस, एक एग्रीगेट का, तो हम उस एग्रीगेट को बोलेंगे फ्लेकी एग्रीगेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एग्रीगेट का ये जो थिकनेस है, यहाँ पे इस एग्रीगेट का जो ये थिकनेस है, अगर ये थिकनेस इज लेस देन 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, तो इसको मैं बोलूँगा फ्लेकी एग्रीगेट। और इसी प्रकार से अगर किसी एग्रीगेट की जो ये लेंथ है, अगर किसी एक एग्रीगेट की जो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, अगर वो डायमेंशन 9/5 जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, यानी कि जिसको मैं L बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी डायमेंशन जो है एग्रीगेट की, अगर वो बड़ी है 9/5 ऑफ द मीन डायमेंशन, तो हम उसको बोलेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट। आई होप आप समझ गए होंगे। या हम ये तरीका भी अपना सकते हैं 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं और 1.8 टाइम्स of the mean dimension. So this is the criteria that we use to classify a aggregate elongated or flaky. So दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड एग्रीगेट्स के बारे में। तो दोस्तों राउंड एग्रीगेट्स के बारे में आप लोग को ये जानना चाहिए कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे राउंड शेप के नियर अबाउट राउंड शेप के एग्रीगेट्स को इस प्रकार से अगर एक कंटेनर में कलेक्ट करता हूँ, तो इन एग्रीगेट्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस अवेलेबल होगी, मैक्सिमम ये जो वेकेंट स्पेस है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है वॉइड परसेंटेज। तो ये जो वॉइड का आप परसेंटेज देख रहे हैं, जो खाली स्थान देख रहे हैं, इसकी रेंज होती है राउंड एग्रीगेट्स के केस में 32 से 33%, और
आप अगर किसी एक राउंड शेप के एग्रीगेट को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राउंड शेप के एग्रीगेट का जो कॉन्टैक्ट है किसी एक सरफेस के साथ वो बहुत कम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम कॉन्टैक्ट होता है राउंड शेप के एग्रीगेट्स का। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन करेंगे इर्रेगुलर शेप के एग्रीगेट्स के साथ, तो इसका कॉन्टैक्ट एज कंपेयर टू राउंड एग्रीगेट्स ज़्यादा होता है। यानी कि इर्रेगुलर शेप के एग्रीगेट्स का जो कॉन्टैक्ट है विद द अदर एग्रीगेट्स और विद द सरफेस वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द राउंड एग्रीगेट। और इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया है जो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट है वो एंगुलर एग्रीगेट्स का होता है इन सभी में से। तो सरफेस एरिया इज मोर व्हेन वी गो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा एग्रीगेट टू एग्रीगेट के बीच में या एग्रीगेट और सरफेस के बीच में, तो उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यानी कि मान लो कि हम जो ये एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं, इन सभी के सभी एग्रीगेट्स के सरफेस के ऊपर सीमेंट पेस्ट लगा हुआ है, सभी के सभी एग्रीगेट्स के ऊपर सीमेंट पेस्ट लगा हुआ है। तो ये जो सीमेंट का पेस्ट है वही तो कनेक्शन डेवलप करेगा एग्रीगेट के बीच में या एग्रीगेट और सरफेस के बीच में। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड डेवलप होगा एग्रीगेट्स के बीच में, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगा। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि राउंडेड एग्रीगेट्स डेवलप वेरी लेस स्ट्रेंथ देन द इर्रेगुलर एंड एंगुलर एग्रीगेट्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि राउंड एग्रीगेट्स अपने सरफेस के ऊपर सीमेंट पेस्ट की कोटिंग के लिए सबसे कम मात्रा में सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत महसूस करते हैं। यानी कि राउंडेड एग्रीगेट्स को सीमेंट पेस्ट से प्रॉपर कवर करने के लिए हमको कम मात्रा में सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से कॉस्ट भी कम हो जाता है सीमेंट का इन मेकिंग कंक्रीट। लेकिन एंगुलर या इर्रेगुलर शेप के एग्रीगेट्स को जब हम यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ज़्यादा सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से cost of the cement paste increases while making the concrete. So this is all about the shape of the aggregates. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं less cement paste required. So यहाँ पे देखिएगा वही यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। जनरली मैंने आपको तीनों प्रकार के एग्रीगेट्स के बारे में बता दिया है, राउंड एग्रीगेट्स के बारे में भी, इर्रेगुलर एग्रीगेट्स के बारे में भी और एंगुलर एग्रीगेट्स के बारे में भी। जनरली राउंड एग्रीगेट्स के बीच में जो वॉइड का परसेंटेज होता है वो जनरली होता है 32 से 33% की रेंज में। इर्रेगुलर एग्रीगेट्स के केस में होता है 35 से 38% की रेंज में, एंड एंगुलर एग्रीगेट्स के केस में 38 से 40% की रेंज में। सो इसके अलावा यहाँ पे इंटरलॉकिंग या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी मैंने आपको तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया है। सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप यूज़ कर सकते हैं उनको उस जगह पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे फर्दर हम रीड कर लेते हैं, एग्रीगेट विद, राउंड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द एग्रीगेट विद राउंड पार्टिकल्स हैज़ अ मिनिमम वॉइड रेंजिंग फ्रॉम 32 to 33%. It gives the minimum ratio of surface area to volume, thus requiring minimum cement paste to make good concrete.
The only disadvantage is that interlocking between its particles is less and hence the development of the bond is poor, making it unsuitable for high strength concrete and pavement. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते. वी कैन यूज़ द राउंड शेप्ड एग्रीगेट्स फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट्स. समझे? लाइट वेट के एग्रीगेट्स के लिए या पोरस एग्रीगेट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा पोरस होता है, जिसके अंदर से हमको पानी पास करवाना हो या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉइड्स प्रेजेंट हों, उस टाइप के कंक्रीट को बनाने के लिए हम राउंड एग्रीगेट्स का यूज़ कर सकते हैं. देन irregular aggregate. The aggregate having partly round particles has a higher percentage of voids ranging from 35 to 38%. It requires more cement paste for a given workability. The interlocking between its particle is better than obtained with the round aggregates. और लास्ट है angular aggregates. The aggregate with sharp, angular and round particle has a maximum percentage of voids ranging from 38 to 40%. The interlocking between the particles is good, thereby providing a good bond. The aggregate requires more cement paste to make workable concrete to high strength than required by the round particles. The angular aggregates are suitable for high strength concrete and pavements subjected to tension. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एंगुलर एग्रीगेट्स और इरेगुलर एग्रीगेट्स में. तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राउंड एग्रीगेट्स होंगे वो सारे के सारे जो एजेस हैं वो हर तरफ से राउंड होगा मोस्टली. लेकिन जो इरेगुलर एग्रीगेट्स हैं, राउंड एग्रीगेट्स को ही जब हम तोड़ देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में तो वो फर्दर इरेगुलर शेप एग्रीगेट्स बनाता है. और जब हम इरेगुलर एग्रीगेट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एंगुलर एग्रीगेट्स बनते हैं. तो इस प्रकार से जिन एग्रीगेट्स में बिल्कुल भी राउंडनेस नहीं होती उनको हम एंगुलर एग्रीगेट्स बोलते हैं. यानी कि उनके अंदर जो राउंडनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है तो उनको हम एंगुलर एग्रीगेट्स बोलेंगे. और जिन एग्रीगेट्स में कुछ हद तक राउंडनेस है तो उन एग्रीगेट्स को हम एंगुलर एग्रीगेट्स तो बोलेंगे लेकिन एट द सेम टाइम उनको हम इरेगुलर एग्रीगेट्स भी बोलेंगे. सो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप. अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन यूनिट वेट, बल्क डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो उसके बिहाफ पे जो एग्रीगेट्स की क्लासिफिकेशन की गई है 3 कैटेगरीज में: लाइट वेट एग्रीगेट, नॉर्मल वेट एग्रीगेट एंड द हैवी वेट एग्रीगेट. तो दोस्तों ये समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यूनिट वेट क्या होता है एंड द बल्क डेंसिटी क्या होती है. जनरली यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी सेम ही होता है. हम जब किसी वेट ऑफ सब्सटेंस को, किसी एक सब्सटेंस के वेट को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको यूनिट वेट बोला जाता है. लेकिन जब हम किसी एक सब्सटेंस के मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बल्क डेंसिटी बोला जाता है. तो यहाँ पे आप जानते हैं किलो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ऐसे ही यहाँ पे बल्क डेंसिटी के लिए जब हम मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से देन इट गिव्स अस बल्क डेंसिटी. लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जब हम यूनिट वेट
यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं यूनिट वेट ऑफ द रेफरेंस मटेरियल। यूनिट वेट ऑफ रेफरेंस मटेरियल, जनरली जो रेफरेंस के लिए मटेरियल कंसिडर किया जाता है वो होता है वाटर। तो वाटर का जो यूनिट वेट है उसको हम यूज़ करेंगे डिवाइड करने के लिए यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस को। तो उसके बाद जो हमको एक क्वांटिटी मिलेगी उसको बोला जाता है यूनिट या स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कि अगर हमको फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है तो फाइन एग्रीगेट का जो यूनिट वेट होगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिवाइड कर देंगे इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ, यानी कि गामा डब्ल्यू के साथ। तो दिस विल ऑल्सो बी इन द किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाती है फाइन एग्रीगेट की। सो दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होगी? फाइन एग्रीगेट का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो अब आप समझ गए हैं कि इन क्वांटिटीज को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब इन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट कौन सा होगा? जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 से कम होगी, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.7 के रेंज में होगी उसको हम नॉर्मल वेट या मीडियम वेट एग्रीगेट बोलेंगे। और जिस एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से 2.9 की रेंज में होगा उसको हम हैवी वेट एग्रीगेट बोलेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि सर 1.5 से 2.5 की रेंज में जो होंगे उनको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन दी गई है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। जनरली एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो एग्रीगेट्स लाइट वेट होते हैं उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पाया गया है वो जनरली 1.5 से कम ही होता है, और नॉर्मल वेट जिनका नॉर्मल वेट का जो हम कह सकते हैं मीडियम वेट एग्रीगेट्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जनरली इसी रेंज में पाया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं नॉर्मल वेट या मीडियम वेट एग्रीगेट्स। जिन एग्रीगेट्स की हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से ज़्यादा हो तो हम उनको बोलते हैं हैवी वेट एग्रीगेट। इसी प्रकार से यूनिट वेट के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं लाइट वेट, नॉर्मल वेट और हैवी वेट एग्रीगेट्स कौन से होते हैं, और बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये हैं एग्जाम्पल्स लाइट वेट एग्रीगेट्स के, डोलोमाइट, प्यूमाइस, सिंडर, क्ले एक्सेट्रा। और मीडियम वेट एग्रीगेट्स के एग्जाम्पल्स हैं सैंड, ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। और हैवी वेट एग्रीगेट्स के एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमाटाइट एक्सेट्रा। और यहाँ से आप पिक्टोरियली भी देख सकते हैं, फोटो के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं वो इस प्रकार से होंगे जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसी वजह से वो लाइट वेट होते हैं। और मीडियम वेट एग्रीगेट्स इस प्रकार के होंगे, और हैवी वेट एग्रीगेट्स दिखने में ही थोड़े से हैवी वेट लगेंगे, इसीलिए उनको हम हैवी वेट एग्रीगेट्स बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। सो ये थी क्लासिफिकेशन एग्रीगेट्स की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन शेप एंड बेस्ड ऑन यूनिट वेट। सो आज के हमारे लेक्चर में हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आई होप आप इनको रिवाइज करेंगे, और फर्दर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स।